Welcome back students to the new video lecture of class 9th chapter number 15 science start करने वाले हैं हम लोग improvement in food resources. Now today is lecture number 1 in which we are going to cover introduction part and what are the different types of crops that we are using and what we obtain from those crops and how improvement is done. So this is the basic things we are going to start with. So सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में व्हाट इज फूड, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस. ठीक है, व्हाट इज फूड. कोई बोलेगा फूड हम लोग जो लंच डिनर ब्रेकफास्ट में खाते हैं फूड, करेक्ट है. कोई बोलेगा फूड इज लाइफ. हाँ, फूड इज लाइफ बेटा, सही बात है. सो फूड इज नथिंग बट अ सोर्स ऑफ एनर्जी स्टूडेंट्स. इन अ साइंस or you can say in scientific terms food is nothing but a source of energy. अगर फूड नहीं होगा तो ऑब्वियस है कि सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. हम लोग ने सुना भी होगा द बेसिक नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ इज रोटी कपड़ा मकान, राइट. सो रोटी इज नथिंग बट फूड फ्रॉम विच वी ऑब्टेन एनर्जी. अगर फूड नहीं होगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी और एनर्जी नहीं मिलेगी तो बहुत सारी प्रोसेसेस अटक जाएगी, बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस अटक जाएगी. ठीक है. सो पहले तो हम लोग बात करेंगे फूड के बारे में. तो फूड इज नेसेसरी टू ऑब्टेन एनर्जी एंड टू परफॉर्म वेरियस लाइफ एक्टिविटीज, लाइफ प्रोसेसेस, या हम लोग बोल सकते हैं लिविंग एक्टिविटीज जो भी है वहां वो एनर्जी कहां से मिलती है, फूड से मिलती है. अब ये जो फूड है, मेजर सोर्स ऑफ फूड हम लोग को एग्रीकल्चर से मिलता है स्टूडेंट्स. एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी, है ना. आपके घर पे गेहूं, चावल, अलग अलग टाइप के क्रॉप्स आते हैं खाना खाने के लिए. हम लोग बनाते हैं, खिचड़ी बनाते हैं, राइस बनाते हैं, दाल बनाते हैं, रोटी बनाते हैं. तो ये सारे चीजें जो है वो एग्रीकल्चर से आती है, खेती बाड़ी से आती है. और इंडिया जो है वो एग्रीकल्चरल स्टेट हम लोग बोल सकते हैं. पूरा कंट्री एग्रीकल्चर से ही भरा हुआ है, राइट. हमारा पूरा देश आप देखोगे कोई भी हिस्से में कुछ ना कुछ हम लोग देखते हैं, कुछ ना कुछ खेती बाड़ी होती रहती है. किधर राइस अच्छा होता है, किधर गेहूं अच्छा होता है, वगैरह वगैरह, राइट. सो मेजर हम लोग देखेंगे तो एग्रीकल्चर लैंड से हम लोग को खाना मिलता है. एज वेल एज जो नॉन वेजिटेरियन है, जो कार्निवोर्स है, वो लोग खाना कहां से ऑब्टेन करते हैं, वो लाइफ स्टॉक्स पे भी डिपेंड करते हैं. लाइफ स्टॉक्स मतलब एग, मीट वगैरह जो खाने वाले लोग हैं, ठीक है, वो लोग. जैसे चाइना वालों ने बैट खाया था वैसे. सो दैट इज ऑल्सो द अनदर सोर्स ऑफ एनर्जी और फूड हम लोग बोल सकते हैं लाइफ स्टॉक्स. तो देयर आर टू मेजर सोर्स surrounding us in our surrounding. First is animals and another is agriculture. तो ये दोनों सोर्सेस पे हम डिपेंड करते हैं मेजरली. और मेजर हम लोग देखेंगे तो मेजरली पब्लिक जो है एग्रीकल्चर लैंड पे ही डिपेंड करती है. बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन फॉलो करते हैं इसके लिए. अब जो मोस्ट ऑफ द फूड है वो हम लोग को प्लांट और एनिमल से मिलता है. एज वी हैव डिस्कस्ड दे आर द मेजर सोर्स. ठीक है. अब why we are in a need of improvement in food resources. क्यों फूड रिसोर्सेज में ये करना चाहिए, इम्प्रूवमेंट क्यों करना चाहिए. हम लोग को तो मस्त खाना मिल रहा है ना. मम्मी मस्त गरम गरम खाना बना के देती है और कभी कभार मूड किया तो हम होटल्स वगैरह में जाके भी क्या करते हैं, अपना मनपसंद फूड खा लेते हैं. तो क्यों इम्प्रूवमेंट करना है. मुझे तो सब मस्त मिल रहा है, सब हाथ पे मिल रहा है. मम्मी को बोला वड़ा पाव बना के दे तो बना के देती है. मम्मी को बोला पिज्जा बना के दो तो पिज्जा बना के देती है, राइट. तो वाई वी आर इन अ नीड. तो सबसे पहले देखो इंडिया जो है ना, वो जो कंट्री है उसके अंदर आप देखोगे तो 120 करोड़ लोग हैं और हर सेकेंड पे कुछ ना कुछ लोग हंगर की वजह से मरते हैं. इतना सारा पॉपुलेशन है तो इतना सारा खाना कहां से आएगा. क्या एग्रीकल्चर लैंड, क्या एनिमल हस्बेंड्री जो है दे आर केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग दैट फूड, दैट अमाउंट ऑफ फूड. द आंसर इज नो. बिकॉज पॉपुलेशन इतना ज्यादा है तो उतना हम लोग को रोटी कपड़ा मकान के हिसाब से देखे जाए तो रोटी हम लोग को उतना बनाना पड़ेगा, उतना फूड बनाना पड़ेगा. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल कि भाई हर एक इंसान को फूड मिले. तो पहला रीजन ये है कि इसके लिए इंप्रूवमेंट करना जरूरी है. सो इन इंडिया पॉपुलेशन इज 120 करोड़. टू रिच एवरी पर्सन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, बिलियंस ऑफ टन्स में हम लोग क्या करेंगे, खाना बनाना पड़ेगा. एग्रीकल्चर लैंड को काम करना पड़ेगा, खेती बाड़ी इतना बढ़ाना पड़ेगा सो दैट ईच एंड एवरी वन गेट फूड एंड उसका हंगर जो है वो सेटिस्फाई हो.
इंडिया इज इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। अभी देखो, आप बोलोगे सर क्या बात है, 120 करोड़ लोगों को देना ना, देते हैं। अपन क्या करेंगे, बहुत सारा लैंड है हमारे पास, इंडिया में तो कितने सारे जगह है, तो एक काम करेंगे, सब जगह पे हम लोग क्या करेंगे, खेतीबाड़ी कर लेंगे। तो अच्छा है ना, खेतीबाड़ी कर लेंगे, लैंड बढ़ा दो तो सबको खाना मिल जाएगा। बट इंडिया इज ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड। ये लोग, हम लोग कर चुके हैं ऐसा। हम लोग ने हर जगह पे जहां जहां हम लोग को फूड ग्रेन्स ऑब्टेंड होते हैं, वो वाली जो फर्टिलाइज्ड हमारी अर्थ है, उसके हम लोग ने हिस्सा सब यूज कर लिया है। हम लोग ने वो सब फर्टिलाइज जो पार्ट है वो सब हम लोग ने यूज किया है, फर्टिलाइज सॉइल को भी यूज कर दिया है। तो ऑलरेडी हमने खाना बनाने वाले जो भी लैंड्स हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, हम लोग ने उसको इंटेंसिवली यूज कर दिया है। फिर भी हम लोग 120 करोड़ लोगों तक पहुंच नहीं पा रहे हैं फूड के मामले में। उनको, बहुत सारे लोगों को आज भी खाना नहीं मिलता है, कोई कोई एक ही टाइम का खाना अफोर्ड कर सकता है स्टूडेंट्स। सो ये जो इंडिया है ये ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है। अगर मैं ज्यादा लैंड बनाने जाऊंगा तो फिर हम लोग को जो सेकेंड बेसिसिटी है, मकान, होम, हाउस, वो आपको मिलेगा नहीं, राइट। आपका बिल्डिंग उड़ा के उधर मैं कल्टीवेशन करूं, एग्रीकल्चर लैंड बना दूं तो चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि आपको रहना भी है, आपको खाना भी चाहिए। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि भाई हम लोग लैंड बढ़ा दें, नहीं तो आपका रहना मुश्किल हो जाएगा। सो वी कैन नॉट इंक्रीज द लैंड फॉर कल्टीवेशन। हम लोग कल्टीवेशन के लिए लैंड नहीं कर सकते, तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। अभी खाना तो चाहिए, एग्रीकल्चर लैंड से हम लोग को आउटकम तो चाहिए, 120 करोड़ लोगों को खाना भी देना है, और लैंड भी नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हम लोग रहेंगे कहां फिर। ऑलरेडी हम लोग ने जहां जहां होता है वहां वहां इंटेंसिवली यूज कर लिए। तो क्या रास्ता है हमारे पास? या तो आप सोचोगे स्टूडेंट्स के अब तक जो इंडिया है या बाकी कंट्रीज हैं, उन्होंने कुछ किया नहीं क्या? हाथ पे हाथ धरे बैठे थे क्या इसके लिए? सब लोग भूख से मर रहे थे तो सबको मरने दे रहे थे? नहीं स्टूडेंट्स। अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, तो इंडिया में ऑलरेडी 1965 में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जहां पे हम लोग ने मैक्सिमम क्रॉप्स ईल्ड किए थे फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड, स्पेशली इन पंजाब, हरियाणा एंड यूपी। ये 3 स्टेट में हम लोग ने क्या किया था, इंटेंसिव कल्टीवेशन किया था, और बहुत मैक्सिमम बिलियंस ऑफ टन्स में हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने खाना बनाया था। ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन उसी को बोलते हैं। और उसके साथ साथ हम लोग ने क्या किया था, इन 1970, उसके 5 साल बाद हम लोग ने व्हाइट रेवोल्यूशन किया था। व्हाइट मीन्स व्हाट, मिल्क। सबको मिल्क मिले, क्योंकि सबको ऑब्वियसली सबके बॉडी को प्रोटीन की नीड है, तो मिल्क जो है उसको मिलना चाहिए। हंगर से तो बच जाएगा, लेकिन अगर वो माल न्यूट्रिशन से मर गया तो भी प्रॉब्लम है। तो हम लोग ने क्या किया था, व्हाइट रेवोल्यूशन किया था। व्हाइट रेवोल्यूशन में हम लोग ने मिल्क, मैक्सिमम हम लोग ने मिल्क ऑब्टेन करने की कोशिश की थी बाय वेरियस प्रैक्टिसेस। तो ये 2 चीज हम लोग ने कर चुके हैं। अब तक हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन कर चुके हैं। स्टिल वी आर फाइटिंग विद द हंगर क्राइसिस बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। अभी भी 120 करोड़ चालू ही है, मशीन चल रही है हमारी पॉपुलेशन बनाने की, ठीक है। ह्यूमन की जो मशीन है वो चल ही रही है। हर अगर आप देखोगे तो 7 सेकंड में 2 या 3 बच्चे पैदा होते हैं हमारे इंडिया में। तो ये चीज जो है चालू रहती है। तो भी ये ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन इतना यूजफुल नहीं है, बट ऑब्वियसली आपको डिमांड को आपको सप्लाई देना ही पड़ेगा। सो इन रेवोल्यूशन, हम लोग ने रेवोल्यूशन में क्या किया था, एक लफड़ा भी कर दिया था। जब रेवोल्यूशन हुआ था तो हम लोग ने क्या किया, इंटेंसिवली लैंड को यूज कर दिया। इंटेंसिवली हम लोग ने नेचुरल रिसोर्सेज यूज कर दिए। जैसे कि अगर हम लोग बात करें नेचुरल रिसोर्स वाटर की, तो हम लोग ने खेतीबाड़ी के लिए पानी एकदम इंटेंसिवली यूज कर लिया। बाजू के लेक वगैरह से इंटेंसिवली पानी यूज कर लिया। तो इससे क्या हुआ, नेचुरल जो रिसोर्सेस है मेरे, उसको डैमेज हो गया। अगर हम लोग सपोज लैंड बनाए तो हम लोग ने बहुत सारे प्लांट को कट कर दिया सो दैट वी कैन ग्रो अ क्रॉप इन ऑन दैट। तो हम लोग ने बहुत सारे ट्रीज को भी नुकसान पहुंचा दिया। तो ये सारे करते समय, रेवोल्यूशन करते समय क्या कर दिया, हम लोग ने बहुत सारे नेचुरल रिसोर्स को हार्म कर दिया, और इसके वजह से एनवायरमेंट का बैलेंस बिगड़ गया। वाटर नहीं है तो बाकी के साइकिल भी बिगड़ जाएंगे, रेन नहीं आएगी, रेन नहीं आएंगे तो क्रॉप्स नहीं आएंगे, सिंपल। तो ये रेवोल्यूशन का फायदा तो है, बट उसी के साथ साथ उसका जो है डिसएडवांटेज भी है। और हम लोग ने क्या किया, डैमेज कॉज कर दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया। अब इसके लिए हम लोग को एक रास्ता मिला, हम लोग को अब डेवलपमेंट करना है।
हम लोग को फूड रिसोर्सेस लाने हैं, तो उसके साथ साथ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू डेवलप सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या स्टूडेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब आपका जो प्रेजेंट का रिक्वायरमेंट है उसको मीट करना, उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे, प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट हम लोग सेटिस्फाई करेंगे, 120 करोड़ को खाना खिलाना खिलाएंगे। लेकिन कंडीशन इज दैट कि आपके जो रिसोर्सेज है या आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है आपके आसपास, उसको डैमेज करने का नहीं, फॉर द फ्यूचर यूज। ठीक है, आपकी फ्यूचर जनरेशन को पेट्रोल मिलेगा कि नहीं वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। अगेन पेट्रोल इज अ नेचुरल रिसोर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग ये बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में कि आपको प्रेजेंट की रिक्वायरमेंट को मीट करना है विदाउट अफेक्टिंग द फ्यूचर। तो आपको उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है विदाउट डिस्ट्रॉइंग और डैमेजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसा हम लोग प्रैक्टिसेस लाने वाले हैं, वही चैप्टर में हम लोग को ये सीखना है। अब तक जो भी मैंने किया बड़बड़ वो सब इंट्रोडक्शन था स्टूडेंट्स, राइट। अब मेन पार्ट यहाँ पे चालू हो रहा है, तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, ये वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो में बने रहना। अब जो हमारे ये प्रैक्टिसेस हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के भी प्रैक्टिसेस हैं, उसमें हम लोग साइंस, इंजीनियरिंग सब कुछ इन्वॉल्व करते हैं। तो साइंटिफिक प्रैक्टिसेस हम लोग लाएंगे ताकि हम लोग क्या कर सके, एकदम ग्रेट अमाउंट में यील्ड मिल सके। अब ग्रेट अमाउंट में यील्ड मिलना मतलब क्या स्टूडेंट्स? अगर सपोज आप एक फार्मर हो, आपके पास 100 सीड्स हैं, सपोज हम लोग के पास 100 जो सीड्स है कोई भी प्लांट के, सपोज शुगर केन के 100 सीड्स है, आपने 100 सीड्स को एग्रीकल्चर लैंड में आपने क्या किया, उसको क्रॉप को हम लोग ने क्या किया, रख दिया, छोड़ दिया हम लोग ने, उस पे हम लोग ने क्या किया, काम किया, और उसमें से हम लोग ने ऑब्टेन करने की कोशिश की शुगर केन। आपने सब कुछ किया, उसको पानी दिया, उसको फर्टिलाइजर्स, मैन्योर जो चाहिए वो दिया, राइट। अब इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑलवेज यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100। 100 शुगर केन का अगर आपने सीड यूज किया है तो वहां पे क्या होता है, कुछ ना कुछ रीजन की वजह से यू विल नॉट गेट 100% रिजल्ट। अगर आपने 100 उगाए हैं तो आपको 80 मिल सकता है, 70 शुगर केन मिल सकते हैं। तो जो बाकी के शुगर केन डिस्ट्रॉय हो गए, उसको हम लोग को, उस पे हम लोग को काम करना है। कैसे काम करना है, उसके लिए हम लोग को साइंटिफिक प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व करना है ताकि आप अच्छे से हाई यील्ड ले सके। हाई यील्ड का मतलब समझा स्टूडेंट्स? अगर 100 उगाए हैं तो 100 ही मुझे मिलने चाहिए, सिंपल। तो उसी को हम लोग हाई यील्ड बोलते हैं। और एक चीज कर सकते हैं हम लोग, एकदम सिंपल चीज है कि आप एग्रीकल्चर लैंड के साथ साथ क्या करो, आप एनिमल हस्बेंड्री भी बना दो। एनिमल हस्बेंड्री में लाइव स्टॉक्स रख दो, ठीक है। अगर आपको चाहिए तो आप उसमें हनी बी को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, अगर आपको चाहिए तो आप उसमें फिशेस को इन्वॉल्व कर सकते हो, फिशरीज को इन्वॉल्व कर सकते हो, और उसमें से भी हम लोग क्या करते हैं, फूड ले सकते हैं। लाइव स्टॉक में हम लोग देखते हैं तो चिकन वगैरह को भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो फॉर एग एंड मीट पर्पज। तो यही चीज हम लोग साइंटिफिक डेवलपमेंट में सीखने वाले हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सीखने वाले हैं, दैट हाउ टू कंबाइन एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा सीखने वाले हैं। तो पहले हम लोग ऑब्वियसली एग्रीकल्चर के बारे में सीखने वाले हैं, हाउ टू ऑब्टेन हाई यील्ड। अब उसके पहले आपको थोड़ा बहुत क्रॉप का नॉलेज होना चाहिए, कौन से टाइप के क्रॉप्स हैं जो हम लोग ने जो सोशल स्टडीज में ऑलरेडी सीखे हुए, कौन से सीजन में क्या आता है वगैरह वगैरह, तो उसका थोड़ा नॉलेज हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स की। तो पहला टाइप ऑफ क्रॉप्स है सीरियल्स। अब ये सीरियल्स क्या है जो हम लोग डेली यूज करते हैं, राइस, व्हीट, मेज, सोरगम। सोरगम भी एक टाइप का क्या है, एक टाइप का सीरियल्स ही है, इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी लैंग्वेज में चारा भी बोलते हैं। अब ये जो सीरियल्स है वो हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट देगा। क्या देगा स्टूडेंट्स? कार्बोहाइड्रेट। हमारे बॉडी को जो एज अ फूड की मैंने बात की थी स्टूडेंट्स, हम लोग की बॉडी में कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, और विटामिन और मिनरल्स हमारे बॉडी में चाहिए रहता है। हमारे बॉडी को 5 चीज चाहिए रहता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ये 5 चीज होगा तो हमारा बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर पाएगा। तो जो सीरियल्स है वो एक टाइप का क्रॉप है जिसमें हम लोग इंक्लूड करते हैं व्हीट, राइस, मेज एंड सोरगम। वो कार्बोहाइड्रेट देता है, और भी है इसमें बट मैंने लिमिटेड नाम लिखा है ताकि आपको इजीली याद रह जाए। आप 4 एग्जाम्पल याद रखोगे तो भी बस। फिर कार्बोहाइड्रेट्स मिलने के बाद हम लोग के पास आते हैं पल्सेस। पल्सेस से हम लोग को मिलता है प्रोटीन। पल्सेस मतलब जो चना दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, ये सब हम लोग खाते हैं। लेंटिल, मसूर की दाल। तो ग्राम चना, ब्लैक ग्राम, ब्लैक चना जो आता है वो। पी मतलब मटर, मटर यूज किया ना हम लोग ने, वटाना। हाँ,
फिर लेंटिल, लेंटिल मतलब क्या, लेंटिल मतलब मसूर, मसूर की दाल। तो ये सब जो दाल हम लोग खाते हैं, दाल जिसकी बनाते हैं जनरली पल्सेस, जो इंडियन फैमिली है वो पल्सेस की दाल बनाते हैं, तो वो प्रोटीन का एक सोर्स है स्टूडेंट्स। तो हमारे बॉडी को प्रोटीन वहां से मिलता है। देन द थर्ड टाइप ऑफ क्रॉप इज ऑयल सीड्स। अब हम लोग ऑयल भी खाते हैं, तो ऑयल हम लोग डायरेक्ट फॉर्म में हम लोग फैक्ट्री से जो हम लोग शॉपिंग करते हैं तभी ऑयल की शॉपिंग करते हैं स्टूडेंट्स। तो ऑयल जो है वो कहाँ से मिलता है हमको, ग्राउंड नट से मिलता है, सिंगदाना, ग्राउंड नट, सोयाबीन से भी ऑयल मिलता है हम लोग को, सोयाबीन ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, लिनसीड, लिनसीड मतलब तल, तिल गुड़ गया आणि गोड़ गोड़ बोला, बराबर। तो तल जो है वो लिनसीड है, वो ऑयल सीड है, उसमें से भी हमको ऑयल मिलता है, जो हम लोग जो जनरली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका वेजिटेबल सब्जी बनाने के लिए यूज करते हैं। तो ये ऑयल सीड्स वगैरह से हम लोग को फैट मिलता है, उसमें ज्यादा फैट रहता है, बटर, घी उसमें भी बोल सकते हो, वो भी ज्यादा फैट रहता है। एंड द लास्ट वन इज मस्त, एकदम सही चॉइस ये करना चाहिए, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स खाओगे तो क्या मिलेगा आपको, आपको विटामिन मिलेंगे, आपको मिनरल्स मिलेंगे, आपके बॉडी एकदम हेल्दी रहेगी। तो वेजिटेबल और फ्रूट्स भी हमारे लाइफ प्रोसेस में ऐड करना चाहिए, हमको फूड हैबिट्स में ऐड करना चाहिए। तो ये टोटल 4 टाइप के मैंने आपको क्रॉप्स जो है वो बताए हैं, याद रख लेना स्टूडेंट्स। सीरियल्स है, उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। जो पल्सेस है हमें उसमें पी फॉर पल्सेस, पी फॉर प्रोटीन, ऐसा याद रख सकते हो। फिर हमारे पास जो पल्सेस है उसमें दाल वगैरह आता है, सीरियल्स में राइस, व्हीट वगैरह आता है। ऑयल सीड्स जो है, ऑयल सीड्स से हम लोग को ऑयल मिलता है, ग्राउंड नट वगैरह, सोयाबीन है, लिनसीड है, और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स है, इससे हम लोग को मिनरल्स एंड बहुत सारे अलग अलग विटामिन मिलते हैं। तो ये 4 टाइप या 5 टाइप के हम लोग ने देखे कि जितने बॉडी को रिक्वायरमेंट है, सारे के सारे टाइप के क्रॉप्स मैंने कवर किए हैं। तो एक जनरल हेल्दी बॉडी को ये सारे चीज रिक्वायर्ड होता है। अब इनके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, इनसे हम लोग इनके क्रॉप्स की यील्ड कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, वो हम लोग ये चैप्टर में सीखेंगे। इन शॉर्ट ये चैप्टर के एंड के बाद आप फार्मर बनने वाले हो स्टूडेंट्स, फार्मर बन जाओगे। इतना नॉलेज आपके पास आ जाएगा कि आप फार्मर बन जाओगे। तो लेट अस स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, वी हैव ऑलरेडी सीन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स gives different things like fats, proteins, vitamin, minerals and carbohydrates. Now there are one more type of crop which is known as fodder crop. So exam में 1 mark के लिए क्वेश्चन आ सकता है, what are fodder crops, give examples. So fodder crops वो crops है जो लाइव स्टॉक्स के लिए बनाए जाते हैं एज अ फूड। जो काउ, बफेलोज वगैरह, जो जितने भी एनिमल है, अगर एनिमल हस्बेंड्री में है हम लोग के, तो वो लोग किस पे डिपेंड करते हैं, ये फॉडर क्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं फॉर अ फूड। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फॉडर क्रॉप्स आर रेज्ड एज अ फूड फॉर लाइव स्टॉक्स। एंड लाइव स्टॉक्स मतलब जो जिंदा है एनिमल्स, उन सब लाइव स्टॉक्स में आते हैं, चिकन वगैरह सब जो भी है वो सब। अब इसके अंदर जो 2 एग्जाम्पल है वो है बरसीम ओट्स एंड सूडान ग्रास। सूडान ग्रास मीन्स बहुत सारे, अगर हम लोग ने देखे रहेंगे, बहुत सारे मंदिर के बाहर जो बैठे रहते हैं गाय माता को लेके, ठीक है, और क्या देते हैं हम लोग उसको, ग्रास खिलाते हैं। तो ग्रास इज नथिंग बट इट इज समवॉट लाइक दैट, सूडान ग्रास। एंड अनदर एग्जांपल इज बरसीम ओट्स, ये एक टाइप का ओट्स है स्टूडेंट्स। सो दिस 2 आर एग्जांपल ऑफ फॉडर क्रॉप। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स ये। अब जो डिफरेंट क्रॉप्स है, ऑब्वियसली क्रॉप्स आर वेरी डिफरेंट बिकॉज दे प्रोवाइड डिफरेंट थिंग्स। न्यूट्रिशन में हम लोग को अलग अलग चीज का न्यूट्रिशन देते हैं। अब ऑब्वियस है कि वो क्रॉप डिफरेंट क्यों है, बिकॉज वो उसको अलग अलग टाइप के डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए, डिफरेंट सीजन चाहिए, एंड उसका जो सॉइल रिक्वायरमेंट है, फर्टिलाइजर का रिक्वायरमेंट है, मैन्योर का रिक्वायरमेंट है, वो सब अलग अलग है, ठीक है। सो ऑब्वियसली डिफरेंट क्रॉप रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, टेम्परेचर, फोटो पीरियड। अब आप बोलोगे सर ये फोटो पीरियड क्या है, तो देख, फोटो मतलब लाइट, फोटो मीन्स लाइट, एंड पीरियड मतलब ड्यूरेशन। तो सब जो जितने भी क्रॉप्स है हमारे सराउंडिंग में, दे रिक्वायर्ड अ सर्टेन फोटो पीरियड, मतलब एक पर्टिकुलर फोटो पीरियड चाहिए, मतलब उनको पर्टिकुलर लाइट चाहिए, सनलाइट, ठीक है, और कुछ ड्यूरेशन के लिए चाहिए। अगर ज्यादा ड्यूरेशन के लिए रखोगे तो प्रॉब्लम हो सकता है, या कम ड्यूरेशन के लिए रखोगे तो भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो 1 मार्क के लिए और एक डेफिनेशन है फोटो पीरियड का। तो स्टूडेंट्स, फोटो पीरियड क्या है, फोटो पीरियड मतलब एक ड्यूरेशन है, द ड्यूरेशन of sunlight required by plant to do photosynthesis. So it is the duration of sunlight required to perform photosynthesis.
तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए इसको लाइट चाहिए। कितने ड्यूरेशन के लिए लाइट चाहिए? 4 घंटा, 5 घंटा। उसी को हम फोटो पीरियड बोलते हैं। फोटोसिंथेसिस आपको पता है स्टूडेंट्स, ग्रीन जो प्लांट रहते हैं वो क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं और उनका खुद का वो फूड प्रिपेयर करते हैं। तो ये फोटो पीरियड का भी 1 मार्क के लिए डेफिनेशन आ सकता है, द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट रिक्वायर्ड बाय प्लांट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो ये आ गया फोटो पीरियड के बारे में। तो डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेटिकल कंडीशन चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट सीजन में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं, उनको टेम्परेचर भी अलग चाहिए, उनको जैसे हमने इधर देखा फोटो पीरियड भी अलग अलग ड्यूरेशन का चाहिए था। अब जो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स है वो और एक बेसिस पे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर सीजन। जैसा सीजन आएगा वैसा आपको क्रॉप्स मिलेगा। तो दे आर मेजरली ऑफ 2 टाइप्स। खरीफ क्रॉप्स आपने सीखा रहेगा सोशल स्टडीज में ऑलरेडी। सो खरीफ क्रॉप का ड्यूरेशन है जून से अक्टूबर, जो इसका शॉर्टकट है जो। जून से अक्टूबर ये जो सीजन है उसमें खरीफ क्रॉप्स आते हैं। तो खरीफ क्रॉप्स, और ये जो जून से अक्टूबर का सीजन है ऑब्वियसली कौन सा सीजन है? सर रेनी सीजन है, गरम गरम भजिया खाने का सीजन है, गरम गरम चाय की सीजन है। तो वैसे याद रख सकते हो आप, क्रॉप्स ग्रो इन अ रेनी सीजन इज नोन एज खरीफ क्रॉप्स। जून टू अक्टूबर जो इज अ शॉर्टकट। कौन से खरीफ क्रॉप्स हैं? सोयाबीन है, मेज है, ब्लैक ग्राम्स है, ग्रीन ग्राम्स है, एक्सेट्रा आप लिख सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं दूसरा टाइप ऑफ क्रॉप्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ विंटर सीजन में मिलते हैं, फ्रॉम ना। इसका शॉर्टकट ना है, नवंबर टू अप्रैल। ऑब्वियसली आपको ईयर में आगे जाना पड़ेगा, नवंबर से अप्रैल वापस नेक्स्ट ईयर का। सो नवंबर से अप्रैल है रेबी क्रॉप्स। रेबी क्रॉप्स क्या करते हैं? विंटर सीजन में ही ग्रो होते हैं। ये सीजन विंटर का है, आपको पता है स्टूडेंट्स। दिसंबर में ज्यादा करके हम लोग को ठंड ज्यादा लगती है। तो ये रेबी क्रॉप्स इज विंटर क्रॉप्स। इसमें कौन से एग्जांपल है? व्हीट है, लिंसीड है, मस्टर्ड्स है। तो ये सारे 2 टाइप हैं और क्रॉप्स के बेस्ड ऑन द सीजन। इस पे भी बेस्ड आपको एग्जांपल पूछ सकते हैं, या तो आपको पूछ सकते हैं कि खरीफ क्या होता है या तो रेबी क्रॉप्स क्या होते हैं और उनके अलग अलग एग्जांपल्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ क्रॉप्स। हम लोग ने देखा अलग अलग टाइप के क्रॉप देखे थे। फिर ये फॉडर क्रॉप देखा जो हम लाइफ स्टॉक्स के लिए यूज करते हैं। फिर फोटो पीरियड का डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है और टाइप्स ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन सीजन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब 1-1, 2-2 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। नाउ ये तो हो गया क्रॉप्स के बारे में। ये सब क्रॉप्स हम लोग डेली जो है एग्रीकल्चर लैंड में बनते हैं। सो एज यू हैव सीन स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट सीजन एंड एवरीथिंग। Still, our aim is to obtain higher yield. क्रॉप्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा बनने चाहिए ताकि सबको खाना मिलना चाहिए, सबको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए। अब इंडिया में क्या हुआ था? फ्रॉम 1952 टू 2010 का रिकॉर्ड क्या बोलता है कि जो इंडियन प्रोडक्शन है एग्रीकल्चर लैंड से जो भी प्रोडक्शन आ रहा था वो 4 टाइम्स हो गया था स्टूडेंट्स। 4 टाइम्स मतलब 4 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया और सिर्फ 25% लैंड हमने इंक्रीज किया था। मतलब 25% जो था वो लैंड को हम लोग ने ऐड कर दिया और हम लोग ने क्या किया? 4 गुना प्रोडक्शन लाया। तो सोचो स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, राइट? 4 गुना प्रोडक्शन सीधा बढ़ गया और सिर्फ कितना लैंड एरिया इंक्रीज किया हम लोग ने? 25% लैंड एरिया इंक्रीज किया। तो ये क्या मैजिक हुआ? ये कैसे हुआ, है ना? पहले किसी को पता नहीं था कि ऐसा होता है। तो ये मैजिक नहीं है स्टूडेंट्स। इसमें हम लोग ने क्या किया, वो जो ड्यूरेशन था 1952 के बाद वाला, उसके अंदर हम लोग ने मैक्सिमम साइंटिफिक प्रैक्टिस, मैक्सिमम इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व कर दी है हमारे एग्रीकल्चर के साथ। ठीक है, जो हमारे ट्रेडिशनल मेथड है उसके साथ साथ हम लोग ने टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया है और ऑब्टेन करेंगे हम लोग हायर यील्ड। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्रूवमेंट विच वी नीड टू डन so that the production is on a higher side. तो कौन से इसमें हम लोग को कौन से एरियाज में वर्क करना पड़ेगा? तो देयर आर 3 मेजर एरियाज जहां पे हमको वर्क करना पड़ेगा और वो इन डिटेल हम लोग देखने वाले हैं आगे के चैप्टर में। तो कैसे ये प्रोडक्शन इंक्रीज होता है? तो देयर आर 3 स्टेजेस इन विच द प्रोडक्शन और यू कैन से हायर यील्ड इज ऑब्टेन्ड। पहला है क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, जिसको मैं बोलता हूं CVI। क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट मतलब क्या? आप जब भी सपोज आप एक फार्मर हो, अगर आपको कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है, सपोज आपके बाप दादा की जमीन है, उसमें हम क्या बनाएंगे? एकदम अच्छे से हम लोग खेती बाड़ी करना है, ऐसा डिसाइड कर दिया, आपने फार्मिंग करना चालू कर दिया। तो फार्मिंग के लिए आप पहले डिसाइड करोगे कि मुझे
क्या उगाना है, तो उसके लिए आपको सीड लगेगा। तो फर्स्ट जो स्टेज है उसमें हम लोग क्या करते हैं, वो सीड की वैरायटी पे हम लोग ध्यान देते हैं। अगर सीड की वैरायटी अच्छी होगी तो क्रॉप अच्छा आएगा, और अगर क्रॉप अच्छा आएगा तो आपका जो क्रॉप है वो पूरे इंडिया में बिकेगा। ठीक है, ऑब्वियसली आप मालामाल तो हो ही जाओगे, पर आप इधर ये ध्यान रखो कि आपको पहले क्रॉप की वैरायटी इंप्रूव करनी पड़ेगी। अगर आप पहले स्टेज में ही फेल हो गए तो सीड अच्छा नहीं आएगा और आपका पूरा प्रोडक्शन वेस्ट हो जाएगा, आपकी मेहनत पूरी वेस्ट हो जाएगी, आपने उस पर पैसे लगाए वो भी वेस्ट हो जाएंगे, आपके नेचुरल रिसोर्सेज भी वेस्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट स्टेज है सिलेक्शन ऑफ सीड, जो हम पहले इसमें करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। आपका सीड कौन से टाइप का होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, वो डिजीज रेजिस्टेंस होना चाहिए, उसको कोई भी जर्म्स अटैक नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह सब पॉइंट इसमें आते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। आप खाली याद रखना पहला पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है। पहले में हार गए, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, पहले में हार गए तो बाकी के उसमें तुम लड़ नहीं पाओगे। तो आपने फार्मिंग किया, आपने अच्छा सीड ढूंढ के निकाला। अब सेकेंड में आपको ध्यान रखना है क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। अब आपने वो सीड जो डाला, अब वो सीड से हम कैसे हायर यील्ड ले सकते हैं, कैसे हम अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग सेकेंड स्टेज ऑफ प्रैक्टिस लेते हैं, जिसको बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। क्योंकि एक बार अगर आपने किसी की खेती स्टार्ट कर दी तो उसको बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसको आपको कंजर्व करना पड़ेगा, अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, तो ही हम अच्छा प्रोडक्शन ले पाएंगे। तो उसमें बहुत सारे प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि मैन्योर का यूज करना, फर्टिलाइजर्स का यूज करना, कितने अमाउंट में क्या यूज करना है, डिजीज रेजिस्टेंस कैसे बनाना है प्लांट को प्रोड्यूस होने के बाद। तो वो जो है वो सारी चीजें सेकेंड पार्ट में कवर होती है, वो भी हम इन डिटेल देखेंगे। एंड द थर्ड एंड द लास्ट इज क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, सीपीएम। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, सपोज अभी आपने क्रॉप उगा दिया, अब वो क्रॉप ऑब्वियसली आपका तुरंत जो है क्रॉप सेल होने के लिए नहीं जाएगा, है ना। डायरेक्ट आपने क्रॉप हुआ और गाड़ी में डाल दिया, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू स्टोर इट फॉर सम डेज और सम टाइम के लिए उसको स्टोर करना पड़ेगा इन अ स्टोरेज हाउस। तो स्टोरेज हाउस की भी आपको प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी अच्छे से। अगर स्टोरेज हाउस में थोड़ा भी अगर आपने देखा मॉइस्चर होगा तो आपका क्रॉप सड़ सकता है, अगर कुछ डिजीज है तो वो भी सड़ सकता है, अगर आपके रैट वगैरह माइस वगैरह उसके अंदर है तो भी आपका क्रॉप प्रोडक्शन का वाट लग जाएगा। तो क्रॉप को प्रोटेक्ट करना भी एक इंपॉर्टेंट स्टेज है। तो आई होप आपको ये तीनों समझा। क्रॉप वैरायटी में सीड अच्छा सिलेक्ट करना है, क्रॉप प्रोडक्शन में वो सीड से हायर यील्ड लेना है, उसको फर्टिलाइजर मैन्यूर जो लगता है वो देंगे, एंड द लास्ट वन इज क्रॉप प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करेंगे हम लोग डिजीज एंड उसको रेजिस्टेंस बनाएंगे। और बहुत सारे जो हमारे नेमाटोड्स है, नेमाटोड्स मीन्स व्हाट, एक टाइप के एनिमल्स हैं, रैट माइस वगैरह उसके अंदर आते हैं, वो सबसे हम क्या करेंगे, हमारे क्रॉप को प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये 3 स्टेज में हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रॉप को हायर यील्ड ऑब्टेन करने वाले हैं क्रॉप से। तो याद रखना स्टूडेंट्स, वन बाय वन इन डिटेल वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद इट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो स्टूडेंट्स इसे लाइक करिए, इसे आपके फ्रेंड के साथ जितना होता है उतना मैक्सिमम शेयर करिए, सबका भला करिए स्टूडेंट्स। और हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।